बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बायोलॉजी 10th का तीसरा लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं और पेज नंबर मैं सबसे पहले असाइन कर दूँ, वो है पेज नंबर 6.5 और 7। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था एयर पैसेज वे के बारे में, पेज नंबर 5 टच किया था और पेज नंबर 6 हाफ टच किया था। आज का हमारा टॉपिक है द लंग्स एंड द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग और ब्रीथिंग मैकेनिज्म। सबसे पहले हम लंग्स के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद हम जो है वो ब्रीथिंग का मैकेनिज्म। ब्रीथिंग के मैकेनिज्म से क्या मुराद है कि हमारी ब्रीथिंग के दौरान जो है, हमारी सांस लेने के दौरान हमारी बॉडी में कौन कौन सी चेंजेस आती हैं। मैकेनिज्म का मतलब होता है तरीका का, कि किस तरीके के ज़रिए कौन कौन सी चेंजेस आती है हमारी बॉडी में, कि हम सांस को जो है लेते हैं, हम एयर को अंदर लेके जाते हैं और एयर को बाहर फेंकते हैं, तो उसके दौरान हमारी बॉडी के दौरान कौन कौन सी चेंजेस आती हैं। सबसे पहले हम लंग्स को अगर देखें बेटा जी, तो हमारे पास लंग्स जो है वो उनके स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट्स होते थे क्या, एल्वियोलाई। एल्वियोलाई कॉन्स्टिट्यूट लंग्स। एल्वियोलाई जो है मिलके लंग्स बनाते हैं। एल्वियोलाई वो जगह हैं जहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन एक्सचेंज होते हैं। अब ताकि जो है वो ब्लड को क्या बनाया जा सके, ऑक्सीजनेटेड, और फिर उस ब्लड को ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है टुवर्ड द होल बॉडी थ्रू हार्ट। अब इसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं कि रिब्स आर द वेरी डेलिकेट ऑर्गन्स। डेलिकेट मतलब नाजुक ऑर्गन होते हैं, तो इनकी प्रोटेक्शन जो है ज़रूरी है। तो बेटा जी इसके ऊपर रिब्स के लिए सबसे पहली जो प्रोटेक्शन का ज़रिया है कि इसके ऊपर बच्चे रिब्स प्रेजेंट होते हैं। रिब्स मतलब पसलियाँ। 12 जोड़े 12 रिब्स मतलब 24 रिब्स प्रेजेंट होती है हमारी बॉडी के अंदर। 12 इस साइड पे, 12 इस साइड पे, इस लंग के ऊपर। तो रिब्स आर द बोनी स्ट्रक्चर जो कि इस डेलिकेट ऑर्गन लंग्स को जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही हैं। इसके अलावा अगर हम बच्चे रिब्स की बात करें तो ब्रीथिंग मैकेनिज्म में आगे हम टच करेंगे कि ब्रीथिंग मैकेनिज्म में रिब्स भी हेल्प करते हैं। किस तरह से हेल्प करेंगे वो हम बाद में पढ़ेंगे। ये जो रिब्स है, ये रिब्स जो है वो they consist of muscles. These are called the intercostal muscles. रिब्स के मसल्स को हम स्पेसिफिकली नाम देते हैं, that are called the intercostal muscles. अच्छा, फिर वो बता रहा है कि जो लेफ्ट लंग होता है, लेफ्ट लंग जो है स्लाइटली स्मॉलर है एज कम्पेयर टू द राइट लंग। लेफ्ट लंग के अंदर देखें तो यहाँ पे 2 लोब्स होते हैं। 2 लोब्स का मतलब पार्टीशंस, पार्ट्स, और जो राइट लंग है उसके 3 लोब्स होते हैं। लेफ्ट लंग के 2 लोब्स इसलिए हैं ये स्मॉल साइज, इसलिए क्योंकि जो हार्ट है बेटा जी, जो कि यहाँ पे चेस्ट कैविटी में मिड में प्रेजेंट होता है, हार्ट का चूँकि लेफ्ट वेंट्रिकल एक लार्ज चैम्बर है, वो अपनी अच्छी खासी जगह कंज्यूम करता है, जिस वजह से लंग्स को, लेफ्ट लंग को थोड़ा बहुत कंप्रेस कर दिया जाता है, जिस वजह से ये स्मॉल इन साइज है। इसके बाद जो है अगर हम देखें तो लंग्स के नीचे यहाँ पे आपको एक रेड कलर का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा होगा, दिस इज कॉल्ड द डायफ्राम। और नॉर्मल स्टेट में इसकी जो शेप होती है वो डोम शेप होती है। डोम का मतलब होता है गुंबद, डोम गुंबद नुमा शक्ल होती है। अच्छा, इसके अलावा अगर आपको नज़र आ रहा हो तो यहाँ पे मैंने ब्लैक साइड एक ब्लैक आउटलाइन दी हुई। एक्चुअली दीज आर द मेम्ब्रेन्स, दीज आर द प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन्स अराउंड द लंग्स। एक है अंदर जिसको मैंने ब्लू से बनाया, एक है बाहर जो कि है हमारे पास ब्लैक कलर की। ये है जी जो बाहर है, दैट इज द आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन, प्लूरल आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन, और जो अंदर वाली है दैट इज द इनर प्लूरल मेम्ब्रेन। और इनके दरमियान खाली जगह आपको नज़र आ रही होगी। इस खाली जगह के अंदर जो है वो फ्लूइड होता है। अब ये क्या हेल्प करता है, ये इस तरह से हेल्प करता है, ये क्या करता है कि ये फ्लूइड बच्चे लुब्रिकेट करता है लंग्स को, मॉइस्चर करता है लंग्स को, ताकि जब लंग्स ने कंट्रैक्ट और रिलैक्स करना है तो उसकी वजह से ऐसा हो सकता है कि फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो, और फ्रिक्शन की वजह से क्या हो सकता है, हमारे लंग्स डैमेज हो सकते हैं, हमारे लंग्स के सेल डैमेज हो सकते हैं। तो ये फ्लूइड हर वक्त लुब्रिकेट कर रहा होता है ताकि लंग्स के मसल्स प्रॉपर्ली कंट्रैक्ट और एक्सपेंड हो सके ड्यूरिंग द ब्रीथिंग। अच्छा, फिर अब हम अपने मेजर टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज द ब्रीथिंग मैकेनिज्म। ब्रीथिंग के दौरान हमारी बॉडी के अंदर कौन कौन सी चेंजेस होती हैं।
ब्रीथिंग मैकेनिज्म के बेटा जी दो स्टेप्स हैं हमारे पास। एक को हम कहते हैं जी इनहेलेशन और एक को हम कहते हैं एक्सहेलेशन। दोनों चीज़ें हम कंपैरिजन में लेके चलेंगे ताकि कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। इनहेलेशन, इनहेलेशन का मतलब होता है हवा का अंदर लेके आना, फ्रेश एयर कंटेनिंग मोर ऑक्सीजन, उस हवा का प्योर हवा का अंदर लेके आना, डैट इज़ द इनहेलेशन। एक्सहेलेशन, एक्स का लफ्ज़ी मतलब होता है आउटर, उस हवा का बाहर भेजना जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, क्योंकि उस हवा की अब हमारी बॉडी को ज़रूरत नहीं है। तो इनहेलेशन इज़ द इनटेक ऑफ द प्योर एयर एंड एक्सहेलेशन इज़ द रिलीज और एक्सक्रीट और एक्सहेलेशन ऑफ द इम्प्योर एयर कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड। इनहेलेशन और एक्सहेलेशन दोनों एक दूसरे का ऑपोजिट प्रोसेस है। अब इन दोनों के दरमियान बहुत से ऑपोजिट इवेंट्स आते हैं। अब वो एक एक करके हम पढ़ते हैं। सबसे पहले इवेंट आता है कि इन लंग्स के ऊपर जो रिब्स मसल ने जिसको कवर किया हुआ है, इन लंग्स के ऊपर जो रिब्स के 12 जोड़े प्रेजेंट हैं, वो रिब्स क्या होते हैं कि हमारे रिब्स के मसल जो भी हमने जिसको नाम दिया इंटरकोस्टल मसल, ये मसल्स इंटरकोस्टल मसल्स क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और हमारे रिब्स जो हैं वो ऊपर की जानिब उठ जाते हैं। अब रिब्स आर रेज्ड, इंटरकोस्टल मसल्स और रिब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड आवर रिब्स विल बी रेज्ड। खुद सोचें, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास लंग है और लंग के ऊपर जो है हमारे पास ये रिब्स प्रेजेंट है। अब रिब्स ने इसके ऊपर प्रेशर डेवलप किया हुआ है, इसको कंप्रेस किया हुआ है ताकि ये अपनी शेप को मेंटेन रखे, क्योंकि ये इलास्टिक है नेचर, अगर इसको फ्री स्पेस देंगे तो ये एक्सपेंड करे। अब रिब्स ने इसके ऊपर प्रेशर डेवलप किया। अब हम चाहते हैं कि बाहर से कोई चीज़ मतलब फ्रेश अंदर लेके आएँ, तो जाहिर सी बात है फ्रेश एयर को अंदर लाना है, तो उसके लिए पहले अंदर कैविटी क्रिएट करेंगे, अंदर जगह क्रिएट करेंगे, तभी तो बाहर से कोई चीज़ लेके आएंगे अंदर। सबसे पहले अंदर कोई स्पेस बनाएंगे तभी तो अंदर कोई चीज़ आएगी। तो क्या होता है कि रिब्स जो है वो फ्रीली स्पेस देते हैं, रिब्स के मसल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और ये रिब्स जो है फॉर एग्जाम्पल रिब्स पहले यूँ थे, अब रिब्स जो है ऊपर की जानिब उठ जाते हैं और लंग्स को फ्रीली स्पेस मिलती है ताकि लंग्स पहले कॉन्ट्रैक्ट थे, अब ये रिलैक्स हों, अब ये एक्सपैंड कर जाएँ और इनका सरफेस एरिया इंक्रीज़ हो और एयर जो है वो इजीली इसके अंदर इंटर हो सके। तो सबसे पहले है हमारे पास रिब्स आर रेज्ड ड्यू टू द कंट्रैक्शन ऑफ इंटरकोस्टल मसल्स और रिब मसल्स। अब सेकंड इवेंट क्या होता है? सेकंड इवेंट इसमें ये होता है कि जो इसके नीचे मतलब लंग्स के नीचे ये जो डोम शेड डायाफ्राम है वो हो जाता है स्ट्रेट। यू स्ट्रेट होने से कुछ सोचे क्या होगा कि अब ये जो स्पेस पहले अवेलेबल थी, अब ये स्पेस जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी कि पहले डोम शेड डायफ्राम ने नीचे की जानिब इसको प्रेस किया अब तो लंग्स को, अब पहले यूँ थे अब ये ऐसे रिलैक्स हो रहा है। अब ये जिसकी वजह से क्या होंगे कि सरफेस एरिया जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। ये वाली जो जगह है यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल डोम शेड डायफ्राम जो है वो अब स्ट्रेट हो चुका है, तो इसको सोचिए ये सरफेस एरिया इंक्रीज़ हो चुका है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो प्योर एयर जो है वो इंटर हो सके। तो सेकंड ईयर ये है कि जो डोम शेड डायफ्राम है इट हैज़ टू बी कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट होता है और ये स्ट्रेट हो जाता है। सेकंड ये बात है कि अभी हमने कहा कि रिब्स ने लंग्स के ऊपर प्रेशर डेवलप किया हुआ था, लेकिन जब रिब्स ऊपर की जानिब उठेंगी तो क्या होगा कि लंग्स के ऊपर जो प्रेशर है जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। प्रेशर विल बी रिड्यूस ऑन द लंग्स और बदले में लंग्स को फ्री स्पेस दी जाएगी ताकि लंग्स जो है फैल सकें, लंग्स एक्सपेंड हो जाएंगे। या दूसरे लफ्ज़ों में अगर मैं कॉमनली कहूँ तो थोरेसिक कैविटी जो है, थोरेसिक कैविटी मतलब चेस्ट कैविटी, उसका जो सरफेस एरिया होगा वो हो जाएगा इंक्रीज़ ताकि जो है वो लंग्स प्रॉपर्ली एक्सपेंड कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा एयर जो है वो हमारी बॉडी के अंदर या हमारे लंग्स के अंदर इंटर हो सके। इसी के साइड में हमारे पास दूसरा प्रोसेस है, डेट इज़ द एक्सहेलेशन।
एक्सहेलेशन का मतलब होता है इम्प्योर एयर का बाहर फेंकना। फ्रेश एयर अंदर आएगी। अब एल्वियोलाई क्या करेंगे बेटा जी, एल्वियोलाई गैसेस एक्सचेंज करेंगे, क्योंकि आप लोग पढ़ चुके हैं किसकी सराउंडिंग में ब्लड कैपिलरीज थी। तो ब्लड और एल्वियोलाई के दौरान जो है के दरमियान जो है वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्रिएट हुआ था। गैसेस एक्सचेंज होने के बाद ब्लड तो ऑक्सीजनेटेड हो गया है, लेकिन अब लंग्स या एल्वियोलाई में जो एयर है वो अब इम्प्योर हो चुकी है, क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, जिसकी वजह से इस इम्प्योर एयर का बाहर फेंकना हमारे लिए ज़रूरी हो गया है। अब इसके दौरान भी सीरीज़ ऑफ इवेंट्स अक्कर होते हैं जिस तरह इन्हेलेशन में होते हैं, लेकिन इसके इन्हेलेशन के ऑपोजिट होंगे। इधर रिब्स मसल्स मतलब इंटरकोस्टल मसल्स कंट्रैक्ट कर रहे थे और रिब्स ऊपर की जानिब उठ रहे थे, लेकिन इसमें क्या होंगे कि रिब्स मसल्स रिलैक्स करेंगे एंड रिब्स विल कम इन देयर ओरिजिनल लोकेशन। रिब्स जो है वो अपनी दोबारा अपनी उसी जो है वो लोकेशन अपनी दोबारा उसी जगह पे चले जाएंगे। सेकंड बात ये है कि जो डोम शेप डायफ्राम स्ट्रेट हुआ था, अब ये दोबारा से अपनी जगह को ले लेगा या दोबारा से अपनी शेप को मेंटेन कर देगा, दोबारा से डोम शेप्ड हो जाएगा। And the second event is diaphragm will be relaxed and take its original shape, that is the dome shape. अब इन दो इवेंट्स के नतीजे में बेटा जी क्या हो रहा है कि रिब्स के ऊपर जो है वो प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। द प्रेशर ऑन द लंग्स विल बी इंक्रीज, आवर लंग्स विल कॉन्ट्रैक्ट। पहले लंग्स हमारे फ्री थे, फैले हुए फूले हुए थे, एक्सपैंड थे। अब जब हम इसके ऊपर रिब्स के ऊपर से नीचे डायफ्राम की तरफ से प्रेशर अप्लाई होगा, प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा रिब्स के ऊपर, जिसकी वजह लंग्स के ऊपर, जिसकी वजह से लंग्स हमारे कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, इसका सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाएगा। या दूसरे लफ्ज़ों में थोरेसिक कैविटी का सरफेस एरिया जो है वो डिक्रीज्ड हो जाएगा, जिसकी वजह से इन सारे फैक्टर्स की वजह से क्या होगा, लंग्स के ऊपर प्रेशर बढ़ जाएगा और लंग्स जो है वो अपने अंदर की जो इम्प्योर हवा है उसको बाहर फेंक देंगे एंड द इम्प्योर एयर विल बी एक्सपेल्ड आउट एंड द प्रोसेस इन विच द इम्प्योर एयर हैज़ टू बी रिलीज फ्रॉम आवर बॉडी, दिस इज़ कॉल्ड एक्सहेलेशन। इस तरह से हमारी बॉडी जो है वो इम्प्योर एयर से छुटकारा हासिल कर लेगी। तो दोबारा से ज़रा हम ब्रीथिंग मैकेनिज़्म रिवाइज कर लेते हैं। ब्रीथिंग मैकेनिज़्म के दो मेन जो है वो प्रोसेस होते हैं, एक है इनहेलेशन, दूसरा है एक्सहेलेशन। इनहेलेशन का मतलब होता है फ्रेश एयर का इंटेक करना, फ्रेश एयर का अपनी बॉडी के अंदर लेके आना। एक्सहेलेशन का मतलब है इम्प्योर एयर का हमारी बॉडी से बाहर रिलीज़ हो जाना। इसके दौरान सीरीज ऑफ इवेंट्स होते हैं। सबसे पहले है कि रिब्स मसल्स मतलब इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, रिब्स ऊपर की जानिब उठ जाएंगे, रिब्स विल बी रेज्ड। दूसरा ये है कि जो डोम शेप डायफ्राम है वो कॉन्ट्रैक्ट होके कॉन्ट्रैक्ट होके स्ट्रेट हो जाएगा, ताकि सरफेस एरिया थोरेसिक कैविटी का इंक्रीज किया जा सके। दूसरा ये है कि रिब्स भी प्रेशर अप्लाई कर रहे थे, डायफ्राम भी लंग्स के ऊपर प्रेशर अप्लाई कर रहा था। अब चूँकि ये दोनों स्ट्रेट हो चुके हैं, रेज हो चुके हैं, तो लंग्स के ऊपर प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा, लंग्स को फैलने का या एक्सपैंड होने का अच्छा मौका मिलेगा। लंग्स विल एक्सपैंड चूँकि थोरेसिक कैविटी का सरफेस एरिया इंक्रीज हो चुका है, क्योंकि हमने हवा को अंदर लेके आना है, एक बाहर की चीज़ को अंदर लेके आना है। तो इस बाहर की चीज़ को अंदर लाने के लिए अंदर जगह बनाएंगे, तभी तो वो चीज़ बाहर से जो है वो अंदर आ सकती है। एक्सहेलेशन में जो है वो कौन कौन से इवेंट्स होते हैं, इसके ऑपोजिट होंगे। रिब्स रेज्ड हो रहे हैं, यहाँ पे रिब्स लोअर हो जाएंगे, रिब्स मसल्स रिलैक्स होंगे, लिप्स लोअर होंगे, दोबारा अपनी ओरिजिनल लोकेशन पे चले जाएंगे। डायफ्राम जो है पहले स्ट्रेट था, अब दोबारा से अपनी शक्ल मतलब डोम शेप शक्ल को मेंटेन कर लेगा। लंग्स के ऊपर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, थोरेसिक कैविटी का एरिया रिड्यूस हो जाएगा, जिस वजह से लंग्स को कॉन्ट्रैक्ट होना पड़ेगा।
लंग्स के ऊपर प्रेशर जो है डेवलप होने की वजह से लंग्स को अब हर सूरत एयर को अपनी वैसिनिटी से अपनी जगह से बाहर निकालना है, ताकि लंग्स जो है वो इस इम्प्योर एयर से छुटकारा हासिल कर सकें। ये तो था जी हमारे पास मेन प्रोसीजर। अब हम पढ़ने जा रहे हैं थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक, इसी टॉपिक से रिलेट है। अगर अभी स्किप किया तो ये दोबारा से हमें जो है वो गो थ्रू करना पड़ेगा। नॉर्मल कहा जाता है कि जो नॉर्मल हमारी बॉडी का जो ब्रीथिंग रेट होता है, ब्रीथिंग रेट ऑफ अवर बॉडी इन द नॉर्मल स्टेट इन द रेस्ट स्टेट, दैट इज द 16 to 20 टाइम्स पर मिनट के पर मिनट जो है वो 16 to 20 टाइम्स हम ब्रीथ करते हैं। अच्छा जी, इसको कौन कंट्रोल करता है? इसको कंट्रोल कर रहा होता है कि हमारी बॉडी के अंदर एक रेस्पिरेटरी सेंटर होता है जो कि हमारे ब्रेन के अंदर मौजूद है। खुद सोचते हैं बेटा जी, ये रिब्स का मसल्स का कॉन्ट्रैक्ट करना, रिब्स का रेस करना, डायफ्राम का कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स करना, ये सारी चीज़ें कौन कंट्रोल कर रहा है? ये ब्रेन कंट्रोल कर रहा है। अच्छा जी, अब आपने देखा होगा, ये तो है जी रेस्टिंग स्टेट में बेटा जी 16 to 20 टाइम्स ब्रीथ पर मिनट। लेकिन अगर हम ड्यूरिंग द हार्ड एक्सरसाइज देखें या ड्यूरिंग द स्टीनस वर्क देखें, अगर हम कोई सख्त काम कर रहे होते हैं या दौड़ भाग रहे होते हैं या कोई सख्त चीज़, कोई सख्त एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, हार्ड जॉब कर रहे होते हैं, तो हमारा सांस फूल जाता है, या दूसरे लफ्ज़ों में हमारा जो ब्रीथिंग रेट है, सांस फूलना मतलब हमारा ब्रीथिंग रेट है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। वो हो जाता है तकरीबन बेटा 30 to 40 टाइम्स पर मिनट। अब रेस्ट के स्टेट में 16 to 20 टाइम्स है और एक्सरसाइज या हार्ड जॉब के केस में 30 to 40 टाइम्स है। क्वेश्चन है ये कि ड्यूरिंग द एक्सरसाइज ब्रीथिंग रेट इंक्रीज क्यों होता है? ब्रीथिंग रेट जो है वो डिपेंड करता है ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इन अवर बॉडी, कि हमारी बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कितनी है। जितनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन होगी हमारी बॉडी में, ब्रीथिंग रेट हमारा उतना ही फास्ट होगा। क्यों ब्रीथिंग रेट फास्ट होगा? क्योंकि हम चाहते हैं कि कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड अपनी बॉडी से बाहर रिलीज़ कर सकें। इसीलिए जो है हमारा जो ब्रीथिंग मैकेनिज़्म है वो फास्टली रिएक्ट करेगा। अब ये ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड कैसे प्रोड्यूस हुई है? बेटा जी, हम स्ट्रीनस एक्सरसाइज में या हार्ड काम में हमारे मसल्स इन्वॉल्व होंगे, हमारे मसल सेल्स जो हैं उन्होंने सेलुलर रेस्पिरेशन की। अवर मसल सेल्स विल अंडरगो सेलुलर रेस्पिरेशन, हमारे मसल सेल ने सेलुलर रेस्पिरेशन की, जिसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड बनी। ये जब कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा होती है, देन सिग्नल विल कन्वे टुवर्ड द ब्रेन के अब बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, तो इसको अपनी बॉडी से कम टाइम में जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज़ करें। तो ब्रेन मैसेज देता है रिब्स को, डायफ्राम को, कि कम टाइम में सिमल्टेनियसली रिएक्ट और कंट्रैक्ट और रिलैक्स करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है रिब्स रेज होंगे या रिब्स रिलैक्स होंगे, डोम से डायफ्राम स्ट्रेट होगा या अपनी शक्ल को दोबारा से मेंटेन कर लेगा। ये इवेंट्स इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के दौरान होने वाले इवेंट्स जो है कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए, ताकि कार्बन डाइऑक्साइड से फ़ौरन छुटकारा हासिल किया जा सके। तो जिसकी वजह से हमारा ब्रीथिंग रेट जो है वो ड्यूरिंग द एक्सरसाइज जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। होप्स हो कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।